सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज जो है हम शेक्सपियर की उस ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे जिसमें रिचार्ड सेकंड के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के अंदर क्या गुण होने चाहिए और क्या नहीं। यह ट्रेजेडी में प्रीवियस पेपर सेकंड में शेक्सपियर के चारों नॉवेल्स में से आखिरी नॉवल है। इस ट्रेजेडी की कहानी का संबंध उन घटनाओं से है जो सम्राट रिचार्ड के जो है अंतिम 2 वर्षों के शासनकाल में घटित हुई थी। इन समस्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही सम्राट रिचार्ड को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा था तथा उसकी हत्या के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। इस नाटक की कहानी नाटक के 5 अंकों के अनुसार 5 भागों में विभाजित की गई है। इस नाटक के प्रथम अंक में हेनरी बोलिंगब्रोक के वनवास का वर्णन है जो उसके क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप भुगतना पड़ा। इस नाटक के द्वितीय अंक में इस बात का वर्णन है कि इस प्रकार से हेनरी बोलिंगब्रोक सम्राट रिचार्ड द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए खड़ा हो गया था। इस नाटक के तृतीय अंक में सम्राट रिचार्ड द्वितीय को गिरफ्तार किए जाने तथा उसको कारागार में डालने का वर्णन है। इस नाटक के चतुर्थ अंक में बोलिंगब्रोक के विजयपूर्ण प्रयासों के परिणाम स्वरूप सम्राट रिचार्ड द्वितीय को उसके पद से हटाकर उसको सिंहासन त्यागने के लिए विवश कर दिया गया था। इस नाटक के अंतिम तथा 5वें अंक में सम्राट रिचार्ड द्वितीय के जीवन के अंतिम दिनों तथा उसकी मृत्यु का वर्णन है क्योंकि तब उसके शत्रुओं ने उसकी हत्या कर दी थी। तो शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। इस नाटक का प्रथम अंक का प्रथम दृश्य विंडसर कासिल के शाही महल में प्रदर्शित किया गया था। सम्राट रिचार्ड अपने 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों को सुन रहा था क्योंकि वे दोनों परस्पर शत्रु थे। हेनरी बोलिंगब्रोक जो हरफोर्ड का ड्यूक था उसने टॉमस ब्राउनमोव्रे जो नॉरफॉक का ड्यूक था उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने सम्राट रिचार्ड के विरुद्ध विद्रोह करने का षड्यंत्र कर रहा है। उसके ऊपर यह भी आरोप लगा कि जो धनराशि सरकारी सेना के खर्चे के लिए उसको दी गई थी वह उसने गलत विधि से अपने उद्देश्य के लिए खर्च कर ली थी। उसके ऊपर एक अन्य आरोप यह भी लगा था कि उसने ही ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर की हत्या करवाई थी। बोलिंगब्रोक ने उसके ऊपर यह आरोप कठोरतम शब्दों में लगाया था तथा उन शब्दों का प्रयोग करके उसने अपने जीवन के सत्य को भी बाजी लगा दी थी। उसने नॉरफॉक के ड्यूक मोब्रे को भी खुलकर चेतावनी दी थी। यद्यपि सम्राट रिचार्ड बोलिंगब्रोक का चचेरा भाई था फिर भी उसने उस झगड़े में पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहने का भरपूर प्रयास किया था। वह उन दोनों लड़कों के मध्य शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य करने का भरसक प्रयास कर रहा था। सम्राट रिचार्ड ने जॉन ऑफ गॉन्ट से इस बात का आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को इस प्रकार के संघर्ष में भाग लेने की चुनौती से अपने आप को हटा ले तथा सम्राट ने उसको ऐसा करने का आदेश भी दिया। उन दोनों ने अपने पिता तथा सम्राट की आदेश संबंधी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया तथा इस प्रकार से उन दोनों ने उनके सम्मान की भी अवहेलना की। इसलिए सम्राट रिचार्ड ने उन दोनों को कॉवेंट्री नामक स्थान पर सेंट लम्बार्ड दिवस के अवसर पर अकेले अकेले लड़ने का आदेश दिया। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। इस अंक का द्वितीय दृश्य लंकास्टर के ड्यूक जॉन ऑफ गॉन्ट के महल में दर्शाया गया था। डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर ने ड्यूक ऑफ गॉन्ट ने इस बात का आग्रह किया कि वह अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कुछ प्रयास करे परंतु जॉन ऑफ गॉन्ट ने कोई भी कार्यवाही इस मामले में न करने का निश्चय कर लिया था क्योंकि उस मामले में वह सम्राट रिचार्ड को भी उस अपराध का भागीदार मानता था। उसका यह विचार था कि सम्राट रिचार्ड ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बदले का व्यक्ति नहीं हो सकता है क्योंकि केवल ईश्वर ही उसको दंड दे सकता है। डचेस ने उसको निराश होकर कायर कहकर पुकारा तथा उसको धमकी देकर यह चेतावनी दी कि वह उससे बदला ले लेगी परंतु गॉन्ट अपनी बात पर अटल रहा। तब उस महिला ने यह कहा, अफसोस मैं कहाँ शिकायत करूं। तब जॉन ऑफ गॉन्ट ने उत्तर दिया,
ईश्वर को उत्तर दो, क्योंकि वही विधवा का नायक तथा रक्षक हो सकता है। अपनी आंखों में आंसू भरकर उस महिला ने वहां से विदा ली तथा उसने गॉन्ट से यह प्रार्थना की कि वह यॉर्क के ड्यूक एडमंड लैंगली अपने पति के भाई के पास जाकर उसको उसका संदेश दे दे। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आप सबका स्वागत है। प्रथम अंक का तृतीय दृश्य कॉवेंट्री नामक स्थान पर सेंट लैम्बार्ड दिवस पर दर्शाया गया है। सम्राट रिचार्ड ने उससे पूर्व हेनरी बोलिंगब्रोक तथा नॉरफॉक के ड्यूक को यह आदेश दिया था कि वे दोनों कॉवेंट्री नामक स्थान पर मल्ल युद्ध के द्वारा अपने झगड़े का समाधान कर लें। मार्शल नामक इस मल्ल युद्ध के संयोजक के रूप में दोनों लड़ाकों को अपने निकट बुलाया ताकि वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पहचान सकें तथा अपने अपने मामले के बारे में आवश्यक शपथ लेकर अपना अपना विवरण प्रस्तुत करें। उस आदेश को सुनकर बोलिंगब्रोक तथा मोवरे दोनों ने उसके आदेश का पालन किया। सम्राट ने उनके मल्लयुद्ध के प्रदर्शन को निर्णायक के रूप में भरपूर आनंद लेने हेतु अपना आसन ग्रहण कर लिया। उस मल्लयुद्ध में भाग लेने हेतु बोलिंगब्रोक ने सम्राट की, अपने पिता की तथा अपने मित्रों की आज्ञा प्राप्त की तथा उसके बाद मोवरे ने भी उसका अनुकरण किया। तभी उद्घोषकों ने दोनों विरोधियों के नामों का उच्चारण किया तथा मल्लयुद्ध को आरंभ किए जाने के लिए बिगुल बजा दिया गया। ठीक उसी समय सम्राट रिचार्ड ने अपना निर्णायक डंडा भूमि पर जोर से पटका, जो इस बात का प्रतीक था कि वह मल्लयुद्ध तुरंत समाप्त कर दिया जाए। दोनों युद्ध करने वाले नवयुवकों को अपने अपने स्थान पर लौटने का आदेश दे दिया गया। तभी सम्राट ने अपने सभासदों से मंत्रणा करने के पश्चात यह निर्णय दिया कि वह इस विचार से घृणा करता है कि उसके अपने ही लोग आपस में युद्ध करें। उसने इस बात का भी अनुभव किया कि दोनों लड़ाके अपने आप को उस समय घमंडी अनुभव कर रहे थे। सम्राट ने इस बात का निर्णय किया कि वह हरफोर्ड के ड्यूक हेनरी बोलिंगब्रोक को 10 वर्ष के लिए देश से निष्कासित कर दे तथा नॉरफॉक के ड्यूक थॉमस मॉवरे को आजीवन हेतु निष्कासित कर दे। सम्राट ने उन दोनों नवयुवकों से इस बात की शपथ दिलवाई कि वहां से जाने के बाद वे दोनों परस्पर एक दूसरे से वनवास काल में नहीं मिलेंगे तथा वे सम्राट के विरुद्ध किसी प्रकार से भी षड्यंत्र नहीं करेंगे। बोलिंगब्रोक ने अपने उस शत्रु से इस बात का आग्रह किया कि वह अपने कुकृत्यों को स्वीकार कर लेगा, परंतु मॉवरे ने विद्रोह के किसी भी विचार को रखने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। परंतु इसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि भविष्य में बोलिंगब्रोक सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करेगा। उसी समय सम्राट रिचार्ड सेकंड बोलिंगब्रोक के पिता वृद्ध जॉन ऑफ गॉन्ट के ऊपर दया दिखाकर उसके पुत्र के वनवास को 10 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया। सम्राट की घोषणा को सुनकर बोलिंगब्रोक हंस पड़ा तथा उसने सम्राट की घोषणा को उसकी सनक कहकर पुकारा तथा उसका प्रभाव जनसाधारण के जीवन पर भी पड़ता हुआ बताया। उसके पिता ने सम्राट रिचार्ड का उसके पुत्र के प्रति दया दिखाने का आभार प्रकट किया तथा यह भी कहा कि वह अपने पुत्र के वनवास से लौटने के समय तथा जीवित भी नहीं रहेगा। उसकी बात को सुनकर सम्राट ने सांत्वना प्रदान की। बोलिंगब्रोक तथा उसके पिता के अलगाव के साथ ही इस दृश्य का पटापेक्ष हो गया। पिता ने अपने पुत्र को यह कहकर समझाया कि वनवास में रहने की अवधि के बारे में वह अधिक न सोचे तथा उसने उसकी तुलना यात्रा से की। उसने निम्नलिखित शब्द कहे, सम्राट द्वारा निष्कासन के बारे में मत सोचो, परंतु अपने आप को सम्राट के रूप में सोचो। बोलिंगब्रोक तथा मोवरे दोनों उस स्थान से चले गए। बोलिंगब्रोक के पिता ने उसकी यात्रा के थोड़े से भाग तक उसके साथ साथ चलने का अपना विचार प्रकट किया। यह दृश्य नाटक के आगे बढ़ने की स्थिति को प्रकट करता है। बोलिंगब्रोक ने अपने वनवास को सम्राट का मुकुट धारण करने हेतु भविष्य के विद्रोह की रूपरेखा समझा। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आप सबका स्वागत है। इस दृश्य को कुछ समय बाद सम्राट रिचार्ड के न्यायालय में दर्शाया गया है। द ड्यूक ऑफ ऑमरेल यॉर्क के ड्यूक के पुत्र ने सम्राट रिचार्ड को इस बात की सूचना दी कि उसने राज्य की सीमा से बाहर बोलिंगब्रोक को उसके साथ जाकर प्रथम चौराहे तक उसको अलविदा कहा था। सम्राट रिचार्ड उसके ऊपर भरपूर विश्वास करता था तथा उसने उसको बोलिंगब्रोक के निष्कासन के गुप्त कारणों के बारे में भी बताया।
इससे आगे उसने उससे यह कहा कि उसने बोलिंब्रोक को जनसाधारण को विद्रोह करने के लिए भड़काते हुए भी देखा था, जैसे वह ही इंग्लैंड के राज्य के मुकुट का अगला प्राप्तकर्ता हो। तभी सम्राट रिचार्ड का एक मित्र जिसका नाम ग्रीन था, सम्राट के लिए एक बुरा समाचार लिख रहा है। उसने सम्राट को बताया कि आयरलैंड में विद्रोह हो गया है तथा वहां का राजा उसके हाथों से बाहर निकलने वाला है तथा उस कारण से विदेश में उसकी शक्ति निर्बल हो जाएगी। इससे आगे उसने सम्राट से यह कहा कि उस विद्रोह को कुचलने के लिए अविलंब व्यवहारिक योजना बनाई जाना परम आवश्यक है। सम्राट रिचार्ड ने श्रेष्ठ दरबारियों से युद्ध के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के बाद आयरलैंड के लिए युद्ध में भाग लेने हेतु साहसपूर्ण यात्रा के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना का संचालन करने का निर्णय कर लिया। तभी सम्राट रिचार्ड का एक अन्य मित्र एक अन्य समाचार लेकर वहां आया तथा उसने सम्राट को सूचित किया कि बोलिंब्रोक का पिता जॉन ऑफ गॉन्ट गंभीर रूप से बीमार है तथा उसने सम्राट को बुलाया है। रिचार्ड ने उत्तर दिया कि वह इस बात की आशा करता है कि उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाए ताकि वह उसके धन तथा उसकी संपत्ति को प्राप्त करके उसके ऊपर अपना अधिकार कर सके। इन शब्दों से सम्राट रिचार्ड का दुष्चरित्र प्रकट होता है। धन्यवाद। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य को एली हाउस लंदन में दर्शाया गया था तथा वह लंकास्टर के ड्यूक गॉन्ट का निवास स्थान था तथा वह उस समय गंभीर रूप से बीमार था तथा मृत्यु के निकट था। उसने अपने भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क से यह पूछा कि क्या सम्राट रिचार्ड उसको देखने आएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के अंतिम काल को बिताने के कारण बहुत अधिक चिंतित था ताकि वह सम्राट को अपनी नेक शिक्षा दे सके। इसके साथ साथ उसने अपने मरने वाले भाई को यह चेतावनी दी कि सम्राट रिचार्ड को दी गई उसकी शिक्षा निरर्थक ही सिद्ध होगी, क्योंकि उसको तो केवल चापलूसी पसंद थी। उस समय उसके मन में अपने प्रिय मातृभूमि के लिए गंभीर वेदना थी। ठीक उसी समय सम्राट अपनी महारानी ऑमरेल, बुशी ग्रीन तथा अन्य सहयोगियों के साथ वहां आ गया। जब सम्राट रिचार्ड ने अपने आप को गॉन्ट संबोधित किया तो मरने वाले ड्यूक ने उस सम्राट को एक चेतावनी दी कि वह तो इंग्लैंड का सर्वेसर्वा मालिक बन गया है तथा वह वहां का अपने आप को सम्राट नहीं समझता। उसकी बात सुनकर सम्राट नाराज हो गया तथा उसने उस वृद्ध बीमार को पागल, बुद्धिविहीन, मूर्ख तथा सर्वशक्तिमान कहकर पुकारा। परंतु गॉन्ट मरते समय उन शब्दों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वह अपने भतीजे को बुरा भला कहता रहा क्योंकि उसने उसके महान परिवार को अपमानित किया था। उसकी स्थापना उसके बाबा एडवर्ड थर्ड ने की थी। उस समय उस वृद्ध ने सम्राट रिचार्ड को ग्लूसेस्टर की हत्या के लिए भी उसको फटकारा। यॉर्क ने नाराज सम्राट को शांत करने का प्रयास किया तथा उससे यह कहा कि वह उसको अपने वनवासी पुत्र बोलिंब्रोक के समान प्रेम करता है, परंतु सम्राट रिचार्ड ने शांत होने से मना कर दिया। नॉर्थम्बरलैंड ने वहां पहुंचकर गॉन्ट की मृत्यु की सूचना दी, परंतु रिचार्ड ने पश्चाताप का कोई भी शब्द बोले बिना निर्दयता के साथ उस समाचार का खंडन कर दिया। इसके विपरीत उसने यह विचार किया कि आयरलैंड के युद्ध के लिए धन प्राप्त करने हेतु अपने चाचा की संपूर्ण संपत्ति तथा धन पर अपना एकमात्र अधिकार कर लेगा तथा वह उसको उसके पुत्र हेनरी बोलिंब्रोक के हाथों में नहीं पहुंचने देगा क्योंकि वह उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने हेतु स्वदेश लौटने की आज्ञा प्रदान नहीं करेगा तथा वह अपने पिता ड्यूक ऑफ लंकास्टर का पद भी उसको प्राप्त नहीं करने देगा। यॉर्क उसके इस अत्याचारपूर्ण व्यवहार से बहुत अधिक नाराज हो गया तथा उसने रिचार्ड को अति आवश्यक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उसने आगे यह भी कहा कि यदि बोलिंब्रोक अपने पिता के कानूनी अधिकार से वंचित किया गया तो वह सम्राट के अपने पद से अपने आप को निर्बल कर लेगा, परंतु रिचार्ड के ऊपर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तभी उसने बुशी को उसकी संपत्ति तथा उसके धन पर अधिकार करने के लिए गॉन्ट के निवास पर भेजा, क्योंकि अगले दिन उसकी योजना आयरलैंड जाने की थी। यॉर्क निराशा के साथ वहां से चला गया तथा रिचार्ड भी अपनी महारानी तथा श्रेष्ठ नागरिकों के साथ वहां से चला गया। उसने यह भी घोषणा की
कि उसकी अनुपस्थित में उसके स्थान पर यॉर्क ही शासन के रूप में कार्य करेगा। नॉर्थम्बरलैंड, विलोबी तथा रॉस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पीछे रह गए तथा वे आपस में बोलिंग्ब्रोक के प्रति किए गए अन्याय के ऊपर चर्चा करने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट रिचार्ड ने अपने शासनकाल में उच्च वर्ग के लोगों के साथ तथा जनसाधारण के साथ अनेक प्रकार से अन्याय किया है। तभी नॉर्थम्बरलैंड ने यह सूचना दी कि बोलिंग्ब्रोक ने इससे पूर्व ही 3000 बलवान सैनिकों को सेना तैयार कर लिए तथा वह इंग्लैंड में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। वह वहां आगमन से पूर्व सम्राट रिचार्ड के इंग्लैंड से आयरलैंड प्रस्थान करने की प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। अंक द्वितीय तथा द्वितीय दृश्य विंडसर कासिल में दर्शाया गया था, जहां पर बुशी तथा बैगट सम्राट रिचार्ड के दो प्रिय व्यक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान कर रहे थे। कुछ समय पूर्व ही महारानी अपने पति सम्राट रिचार्ड सेकंड से अलग हुई थी, क्योंकि वह आयरलैंड की साहसिक यात्रा पर गया था तथा महारानी भविष्य में आने वाले दुर्भाग्य के बारे में विचार कर रही थी। बुशी ने यह कहकर महारानी को संतोष प्रदान किया कि उसका भय पूर्ण रूप से निराधार है। तभी ग्रीन नामक सम्राट रिचार्ड का शुभचिंतक एक बुरा समाचार लेकर वहां आया। वह समाचार यह था कि सम्राट रिचार्ड ने अभी तक आयरलैंड के लिए प्रस्थान नहीं किया है, क्योंकि बोलिंग्ब्रोक वनवास से लौटकर आ गया है तथा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके समर्थन हेतु उसके पास गए हैं। वृद्ध यॉर्क ने शासन के भार की चिंता के साथ वहां पर प्रवेश किया। उसने यह घोषणा की कि उस जैसा वृद्ध इतने विशाल देश के शासन के भारी भार को सहन नहीं कर सकता है। इससे आगे उसने यह भी कहा कि सम्राट रिचार्ड के पूर्व के अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण देश के अंदर आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी गई है तथा सम्राट रिचार्ड को उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। इससे आगे उसने यह भी कहा कि सम्राट के अनेक प्रतिष्ठित साथी बोलिंग्ब्रोक से जाकर मिल गए हैं। शाही खजाना खाली हो गया है, इसलिए यह परम आवश्यक है कि आयरलैंड के लिए सम्राट रिचार्ड के पास आवश्यक सूचना देने हेतु तुरंत दूत भेजे जाएं। यह भी आवश्यक है कि आवश्यक हथियार संग्रह किए जाएं तथा नए सैनिकों की तुरंत भर्ती की जाए। तभी बुरा समाचार लेकर एक नौकर ने प्रवेश किया तथा वह बुरा समाचार यह था कि यॉर्क का पुत्र आमरेल गायब हो गया है तथा ग्लूसेस्टर की पत्नी का देहांत हो गया है। इन बुरे समाचारों को सुनकर वृद्ध यॉर्क बहुत अधिक दुखी हुआ। सम्राट रिचार्ड तथा बोलिंग्ब्रोक दोनों ही उसके संबंधी थे, इसलिए उसकी समझ में यह नहीं आया कि उस प्रकार की स्थिति तथा मामलों का कैसे सामना करें। जब ड्यूक ऑफ यॉर्क महारानी को अपने साथ लेकर उसकी सुरक्षा के लिए वहां से गए, तो बुशी, ग्रीन तथा बैगोट ने सम्राट रिचार्ड के समस्त मित्रों तथा शुभचिंतकों के लिए आपत्ति की कल्पना की तथा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने यह योजना बनाई कि वे अर्ल ऑफ विटशायर के साथ ब्रिस्टल कासिल में आश्रय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वह सम्राट रिचार्ड का प्रबल समर्थक था तथा बैगोट ने आयरलैंड जाकर सम्राट रिचार्ड के साथ जुड़ने का निश्चय कर लिया। उस समय उसने यह भी अनुभव किया कि वे सब एक दूसरे से अंतिम बार अलग हो रहे हैं। धन्यवाद। एक्ट सेकंड सीन थर्ड में आप सबका स्वागत है। हेनरी बोलिंग्ब्रोक ग्लूसेस्टरशायर के मार्ग से होकर इंग्लैंड लौटकर आ गया है तथा उसने बर्कले कासिल में आश्रय ले लिया है तथा ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड उसके साथ था तथा उसने उसका अत्यधिक चापलूसी भरे शब्दों से स्वागत किया। युवा हेनरी पर्सी ने अपनी सेवाएं बोलिंग्ब्रोक के प्रति समर्पित कर दी। कुछ जमींदारों ने सम्राट रिचार्ड का साथ देने से स्पष्ट मना कर दिया तथा उन्होंने बोलिंग्ब्रोक के उद्देश्य का पूरा समर्थन किया। लॉर्ड बर्कले के उनके स्वागत के लिए आगे आया, क्योंकि बोलिंग्ब्रोक तथा उसके साथी उसके ही महल में आश्रय लेने हेतु ठहरे थे। उसने हेनरी बोलिंग्ब्रोक को ड्यूक ऑफ हरफोर्ड कहकर संबोधित किया, किंतु बोलिंग्ब्रोक ने उस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया तथा उसने यह आग्रह किया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको ड्यूक ऑफ लंकास्टर के उपाधि से ही संबोधित किया जाए। उसकी यह इच्छा थी कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद ही वह उस पद को स्वीकार करेगा। तभी शासनकर्ता यॉर्क वहां आ गया तथा उसने यह जानना चाहा कि बोलिंग्ब्रोक ने सम्राट रिचार्ड के आदेश जो उसके वनवास के बारे में था
उसका विरोध करने का साहस क्यों किया? यदि उसमें युवा शक्ति थी तो वह अधिकार के रूप में उचित कार्य करता। हेनरी ने उत्तर में यह कहा, मुझको निष्कासित किया गया था, मुझको हरफोर्ड से निष्कासित किया गया था, परंतु अब मैं आ गया हूँ तो मैं लंकास्टर को प्राप्त करने हेतु आया हूँ। ये हेनरी बोलिंगब्रोक के शब्द हैं। ड्यूक ऑफ लंकास्टर ने अधिक चालाकी से साथ गॉन्ट की जमींदारी के ऊपर अपना अधिकार जताया। उसने अपनी तुलना यॉर्क के पुत्र से की। उसने यह भी प्रश्न पूछा कि वह उस समय कैसा अनुभव करेगा यदि उसको उसकी पैतृक संपत्ति से अलग कर दिया जाए। बोलिंगब्रोक ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने देश के राज्य के मुकुट को प्राप्त करके राजा के अधिकार को प्राप्त करने हेतु स्वदेश लौट कर आया है। यॉर्क ने सच्चाईपूर्ण स्थिति के सम्मुख अपना सिर झुका दिया, क्योंकि उस समय हेनरी की प्रगति का विरोध करने के लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह उस समय तटस्थ हो गया। धन्यवाद। एक्ट सेकेंड सीन फोर्थ में आप सबका स्वागत है। इस संक्षिप्त दृश्य को वेल्स नामक स्थान पर स्थित कैंप में दर्शाया गया है। सैलिसबरी ने 40,000 वेल्स के सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था तथा वे सब सम्राट रिचार्ड के तथा 7 शत्रुओं के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, परंतु सम्राट रिचार्ड तब तक नहीं लौट कर आया था। उन्होंने अगले 10 मिनट तक उसकी प्रतीक्षा की, परंतु रिचार्ड लौटकर नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसको मृत समझ लिया। सैलिसबरी की इच्छा के प्रतिकूल वे सब वहां से अलग चले गए। अंत में रिचार्ड की सभी आशाएं विफल हो गईं, क्योंकि उसके द्वारा हथियार डालना जो है अनिवार्य हो गया था। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। तृतीय अंक का प्रथम दृश्य ब्रिस्टल कासिल के सम्मुख दर्शाया गया है। बोलिंगब्रोक ने ब्रिस्टल पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था तथा उसने रिचार्ड के 2 निकटतम सलाहकार बुशी तथा ग्रीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। वे दोनों बोलिंगब्रोक के सम्मुख लाए गए तथा उसने उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि उन दोनों ने शाही सम्राट के राजकुमार का गलत मार्गदर्शन किया था तथा उन्होंने उसको उसकी महारानी से अलग कर दिया था तथा उसका चचेरा भाई इस तथ्य को गलत समझा था। उसने बोलिंगब्रोक की संपत्ति पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उस समय बुशी ने यह कहा कि उसको मृत्यु अधिक पसंद है, जितना बोलिंगब्रोक इंग्लैंड को नापसंद था। ग्रीन ने अपने दोनों के मृत्युदंड दिए जाने के अन्य विरुद्ध चिल्लाकर विरोध प्रकट किया। नॉर्थम्बरलैंड तथा कुछ सैनिक समस्त कैदियों को मृत्युदंड दिए जाने के लिए वहां से अपने साथ ले गए। बोलिंगब्रोक ने अपने चाचा ड्यूक ऑफ यॉर्क को संबोधित करके यह कहा कि वह रिचार्ड की पत्नी को अपनी मित्रता तथा आदर सूचक सद्भावना प्रेषित करने हेतु पत्र भेज दे। उसने यह भी आदेश दिया कि महारानी को भली प्रकार से देखभाल की जाए। उसके पश्चात बोलिंगब्रोक ने अपने साथियों को अपने पास बुलाकर यह आदेश दिया कि वेल्स के ऊपर विजय प्राप्त करने हेतु अपने संघर्ष के अभियान को जारी रखे। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। सम्राट रिचार्ड आयरलैंड से लौटकर आ गया था तथा वह यॉर्क के पुत्र के साथ वेल्स के समुद्र तट पर पहुंच गया था। उस समय उसके साथ बिशप तथा कुछ सैनिक भी थे। जैसे ही सम्राट ने अपने स्वदेश की भूमि पर का स्पर्श किया, उसने इस बात का आह्वान किया कि उसके शत्रुओं का आगमन तथा प्रभाव रोका जाए। तभी बिशप ने यह शुभकामना की कि ईश्वर सम्राट की पवित्र स्थिति तथा पद की रक्षा करे। रिचार्ड ने उसको विश्वास दिलाया कि अराजकता का शीघ्र अंत हो जाएगा, क्योंकि राजा के रूप में वह स्वदेश लौट कर आ गया है। अर्ल ऑफ सैलिसबरी ने वहां पहुंचकर यह संदेश दिया कि वेल्स की सेना ने अंतिम दिन उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए उसको उसका राज्य पुनः प्राप्त करने का अवसर समाप्त हो गया है। इस समाचार को सुनकर रिचार्ड बहुत अधिक निराशा तथा परेशान हो गया। उसको यह आशा थी कि ड्यूक ऑफ यॉर्क उसकी सहायता करने हेतु अपनी सेना अवश्य भेजेगा, परंतु वह आशा उस समय समाप्त हो गई जब सर स्टीफन ने वहां पहुंचकर यह दुखद समाचार सुनाया कि संपूर्ण राष्ट्र उसके विरुद्ध हो गया है। रिचार्ड उस समय और अधिक दुखी हुआ, क्योंकि उसके वफादार शुभचिंतक बुशी, बैगर्ड, ग्रीन इत्यादि पूर्व में ही हत्यारों द्वारा मार डाले गए थे। उस समय बिशप ने सम्राट रिचार्ड को संतोष प्रदान करने का प्रयास किया
कि वह अपनी निर्बलता का त्याग कर दे। सम्राट रिचार्ड सेकेंड उस समय और अधिक निराश हो गया जब उसको यह सूचित किया गया कि यॉर्क भी बोलिंगब्रोक के साथ मिल गया है। तभी रिचार्ड ने फ्लिंट कासिल में जाकर आश्रय प्राप्त करने की घोषणा कर दी तथा अपने साथियों को यह आदेश दिया कि वे भविष्य में बनने वाले सम्राट के साथ अपनी संधि कर लें। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन थर्ड में आप सबका स्वागत है। तृतीय अंक का तृतीय दृश्य फ्लिंट कासिल के सम्मुख वेल्स में दर्शाया गया था। रिचार्ड ने इससे पूर्व ही उस महल के अंदर अपना आश्रय ले लिया था। बोलिंगब्रोक अपनी सेना को साथ लेकर तथा नॉर्थम्बरलैंड ड्यूक ऑफ यॉर्क तथा अपने अन्य समर्थकों को भी साथ ले आया। उसने यह कहा, यह समाचार पूर्ण रूप से सत्य है। आज के बाद रिचार्ड अपना सिर नहीं छिपा पाएगा। ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो अभी तक रिचार्ड के प्रति वफादार था, उसने नॉर्थम्बरलैंड को इसीलिए फटकारा क्योंकि वह रिचार्ड के प्रति असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। बोलिंगब्रोक ने इससे आगे यह कहा कि वह ऐसी किसी बात को अधिक गंभीरता के साथ नहीं लेगा। हेनरी पर्सी ने इस समाचार के साथ प्रवेश किया कि रिचार्ड ने निकट वाले महल में अपना आश्रय ले लिया है तथा उसके साथ आमरेल, सैलिसबरी, स्क्रूप तथा बिशप ऑफ कार्लेस्ली भी उसके साथ हैं। तभी बोलिंगब्रोक ने अपने उद्घोषकों को यह आदेश दिया कि वे वार्तालाप करने हेतु तेज आवाज में घोषणा कर दें कि वह स्वयं सम्राट रिचार्ड के प्रति वफादारी के साथ वार्तालाप करना चाहता है, परंतु शर्त यह होगी कि उसके वनवास का दंड समाप्त कर दिया जाए तथा उसकी संपत्ति उसको वापस कर दी जाए, वरना वह अपनी मांगों को अपनी तलवार के बल पर उससे मनवा लेगा। उसने अपनी सेना को भी यह आदेश दे दिया कि वह उस महल के निकट अपनी गतिविधि जारी रखे ताकि रिचार्ड तथा उसके समर्थकों को यह ज्ञात हो सके कि उसकी सेना युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उस घोषणा को सुनकर रिचार्ड तथा उसके शेष समर्थक उस स्थान पर आ गए। तभी ड्यूक ऑफ यॉर्क ने यह कहा कि रिचार्ड शर्मीले, असंतुष्ट सूरज के समान प्रतीत हो रहा है। नॉर्थम्बरलैंड आगे बढ़कर बोलिंगब्रोक का संदेश उसको देने गया, परंतु सम्राट ने उसको फटकार दिया क्योंकि उसने उसके प्रति समुचित सम्मान प्रकट नहीं किया था। तभी सम्राट ने यह कहा कि विद्रोहियों तथा उनके बच्चों के ऊपर ईश्वरीय बदले का प्रकोप अवश्य गिरेगा। सम्राट रिचार्ड सेकंड ने यह भी कहा कि वह अपने स्वामी को सूचित कर दें कि इंग्लैंड का शांतिप्रिय चेहरा रक्तरंजित तथा कुरूप हो जाएगा। तभी उसके उत्तर में नॉर्थम्बरलैंड ने रिचार्ड को यह विश्वास दिलाया कि बोलिंगब्रोक को केवल वहां पर अपना धन तथा संपत्ति मांगने के लिए आया है। उसने आगे यह भी कहा कि वह उसकी प्रार्थना तथा मांगों को स्वीकार कर लेगा। वह अपनी सेना को वहां से हटा लेगा तथा उसकी शाही स्थिति के प्रति अपनी वफादारी पूर्ण सेवा पुनः आरंभ कर देगा। रिचार्ड ने उसको उत्तर में यह कहा कि उसके मालिक का वहां पर भरपूर स्वागत है तथा उसकी सभी तर्कसंगत मांगे बिना किसी संकोच के स्वीकार कर ली जाएंगी। नॉर्थम्बरलैंड वहां से चला गया तथा रिचार्ड ने पुनः यह कहा कि गद्दारों के साथ वार्तालाप करने में उसने अपने आप को नीचे झुका लिया है। सम्राट रिचार्ड का स्वाभिमान बहुत अधिक आहत हुआ था। उसने चिल्लाकर यह कहा कि वह उस स्थिति से ईश्वर की प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त करके व्यवहार करेगा। नॉर्थम्बरलैंड लौटकर फिर सम्राट के पास आया तथा उसने उसको आंगन में नीचे आने को कहा क्योंकि वहां पर बोलिंगब्रोक उससे वार्तालाप करने हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बोलिंगब्रोक को यह भी सूचित किया कि सम्राट रिचार्ड तो मूर्खता तथा निराशा के साथ अपनी वेदना के कारण बातें कर रहा है। जब सम्राट रिचार्ड बोलिंगब्रोक से मिला तो उसने अपने आप को शाही शहीद के रूप में देखा क्योंकि उस समय वह परिस्थितियों का दास बन चुका था। उसने बोलिंगब्रोक से खड़े होने को कहा तथा यह भी माना कि वह उस समय उसकी शक्ति के नीचे है तथा वह उसकी संपत्ति तथा उसके अधिकारों को उसे लौटा रहा है ताकि वह ड्यूक ऑफ लंकास्टर का पद प्राप्त कर सके। उसने आगे यह भी कहा कि वह लंदन चला जाएगा। अंत में यह कहा, जब तुम जाओगे मैं झुक जाऊंगा तथा पूर्ण स्वेच्छा के साथ ऐसा करूंगा। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में आप सबका स्वागत है। तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य को लैंगली में ड्यूक ऑफ यॉर्क के महल में दर्शाया गया था तथा वहां पर महारानी ने आश्रय ले रखा था। महारानी ने
वहाँ पर अन्य महिलाओं के साथ रहकर सम्राट की ओर से किसी भी संदेश के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उन महिलाओं ने महारानी के समक्ष विभिन्न प्रकार के खेल खेलने का प्रस्ताव रखा ताकि महारानी प्रसन्न हो सके, परंतु अपनी दीन दशा के कारण महारानी ने किसी प्रकार के खेल में भाग लेने से मना कर दिया। ठीक उसी समय एक माली तथा उसका सहायक वहां पर आए तथा उन्होंने वहां पर बगीचे में काम करना आरंभ कर दिया। वे सम्राट रिचार्ड सेकंड के सिंहासन त्यागने की अफवाह के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तभी महारानी ने उनको इस प्रकार की गलत बातों की चर्चा करने के लिए फटकारा। माली ने इस प्रकार के दुखद समाचार के लिए क्षमा याचना की। महारानी ने अपनी समस्त सेविकाओं को अपने पास बुलाया तथा लंदन जाने की तैयारी की ताकि वे वहां पर सम्राट से भेंट कर सकें। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। यह दृश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सम्राट रिचार्ड के विधिवत सिंहासन त्यागने का वर्णन किया गया है। हेनरी बोलिंगब्रोक लंदन नगर के वेस्टमिंस्टर के विशाल कक्ष में अपना न्यायालय का संचालन कर रहा था तथा उसके साथी उसके निकट बैठे हुए थे। वे सब ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर तथा सर जॉन वेंगट की हत्या करने के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जो सम्राट रिचार्ड के शुभचिंतक थे। तभी बोलिंगब्रोक के कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वहां पर आ गए तथा तभी बोलिंगब्रोक ने यह आदेश दिया कि समस्त संघर्ष को स्थगित कर दिया जाए, परंतु तभी पादरी बिशप ने बोलिंगब्रोक को यह सूचित किया कि मौब्रे ने युद्ध में वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी थी तथा उसके बाद वह वेनिस चला गया था। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। हेनरी बोलिंगब्रोक ने उसकी आत्मा को शांति की कामना की, परंतु उसने इस बात को भी दोहराया कि सभी प्रकार के संघर्ष स्थगित कर दिए जाएं। तभी ड्यूक ऑफ यॉर्क वहां आ गया तथा उसने यह संदेश दिया कि सम्राट रिचार्ड ने हेनरी बोलिंगब्रोक के पक्ष में अपने पद तथा सिंहासन का परित्याग कर दिया है। राज्य सिंहासन पर बैठने हेतु तैयार हो गया, परंतु साहसी बिशप ने एक ऐतराज यह कहकर किया कि कानून के अंतर्गत उस प्रकार की कार्यवाही गैरकानूनी है। उसने आगे यह कहा कि किसी व्यक्ति का निर्णय उसके साथियों द्वारा किया जाता है, परंतु सम्राट को राज्य के बारे में कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं है। यह घोर अन्याय है क्योंकि साधारण अपराधी को भी यह अधिकार है कि वह अपने न्याय के मामले में स्वयं उपस्थित रहे तथा उस समय रिचार्ड वहां पर उपस्थित नहीं था। बिशप की उस बात को सुनकर हेनरी बोलिंगब्रोक ने यह आदेश दिया कि रिचार्ड को तुरंत ही वहां पर लाया जाए ताकि गैरकानूनी कार्यवाही का किसी को संदेह न रहे। उसने इससे आगे यह कहा कि तब सम्राट रिचार्ड हर तरह से कैदी था तथा उसको उस सभा में बुलाना अनुचित होगा क्योंकि उस समय वह एक उचित नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकेगा। उसने पुनः यह कहा, ईश्वर सम्राट की रक्षा करे। तभी ड्यूक ऑफ यॉर्क ने उससे यह कहा कि वह राज्य का मुकुट बोलिंगब्रोक को सौंप दे क्योंकि इससे पूर्व ऐसा करने के लिए वह सहमत हो गया था। तभी रिचार्ड ने मुकुट का एक भाग अपने हाथ से पकड़ा तथा बोलिंगब्रोक ने उस मुकुट का दूसरा भाग अपने हाथ से पकड़ा। रिचार्ड ने हेनरी बोलिंगब्रोक के पक्ष में सम्राट के सभी अधिकारों को उनको सौंप दिया तथा उसने यह भी आशा की कि वह उसकी तुलना में अधिक कल्याणकारी तथा सफल सम्राट सिद्ध होगा। उसके बाद ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने रिचार्ड से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पढ़ने के लिए कहा, परंतु बोलिंगब्रोक ने उसका विरोध करते हुए कहा कि वह अपने आरोपों को पढ़ते समय असहज ही अनुभव करेगा। निश्चित रूप से वह विद्रोह का अपराधी है क्योंकि उसने कानूनी सम्राट को अपने पद से हटाने में विद्रोह किया है। लंबा भाषण देकर रिचार्ड ने पश्चाताप प्रकट किया तथा उसने यह भी स्वीकार किया कि तब सम्राट नहीं रहा, इसलिए वह कुछ भी नहीं रहा, उसका नाम भी नहीं रहा। विचित्र मानसिक दशा के अंतर्गत उसने एक दर्पण की मांग की ताकि वह उसमें अपनी आकृति देख सके। वास्तव में उसके चेहरे का वही रूप होगा जिसके ऊपर उसके पाप लिखे होंगे तथा वही उसका वास्तविक रूप होगा। रिचार्ड ने अपने चेहरे पर दुख के कोई भी चिन्ह नहीं देखे, इसलिए उसने अपने चेहरे को झूठा प्रतिबिंब समझा क्योंकि उसने उस रूप को अपनी आंतरिक स्थिति का सच्चा प्रतिबिंब नहीं माना। इस कारण से उसने उस दर्पण को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। रिचार्ड ने बोलिंगब्रोक से एक अंतिम सुविधा की भी मांग की
कि उसको न्यायालय में जाने की आज्ञा दी जाए तथा बोलिंग्ब्रोक ने तुरंत यह आदेश दिया कि रिचार्ड को लंदन के प्रसिद्ध कारागार टावर में ले जाकर मुख्य कैदी के रूप में बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर सभी प्रतिष्ठित कैदियों को रखा जाता है। तभी हेनरी बोलिंग्ब्रोक ने यह घोषणा की कि उसके द्वारा मुकुट धारण तथा सिंहासन पर बैठने का उत्सव अगले बुधवार को मनाया जाएगा। न्यायालय का कार्य समाप्त हो गया तथा समस्त उपस्थित गण वहां रह गए। ज्यों ही इस दृश्य का अंत हुआ, वे सब बोलिंग्ब्रोक को हटाए जाने का संयंत्र करने लगे। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। पंचम अंक के प्रथम दृश्य का प्रदर्शन लंदन नगर की उस स्ट्रीट में किया गया जो टावर नामक कारागार तक जाती थी। महारानी तथा उसकी सेविकाएं पद त्याग किए हुए सम्राट रिचार्ड को अंतिम रूप से विदा करने को उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जो ही महारानी ने रक्षकों की सुरक्षा में लाए जा रहे रिचार्ड को देखा तो उसने रिचार्ड की महानता के पतन का अनुभव किया। उस समय रिचार्ड स्वयं भी अपनी दुखद दशा का स्वयं दर्शक बना हुआ था, परंतु वह पतित सम्राट का अभिनय करने में अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर रहा था। तब उसने अपनी पत्नी को यह बताया कि उनका पिछला धर्मविहीन जीवन ही उनके पद त्याग का तथा राज्य मुकुट खोने का कारण बना, तथा उसने यह निश्चय किया कि भविष्य में वह धार्मिक तथा पवित्र जीवन व्यतीत करेगा। उसने अपनी महारानी को भी यह सलाह दी कि वह स्वदेश छोड़कर फ्रांस चली जाए, जहाँ पर चर्च के अंदर रहकर धार्मिक तथा पवित्र जीवन व्यतीत करे। महारानी ने पति का उत्साह बढ़ाया तथा उससे पूछा कि क्या बोलिंग्ब्रोक ने उसका राज्य मुकुट ही नहीं छीना है, अपितु उसने उसकी साहसपूर्ण भावना को भी समाप्त कर दिया है। तभी महारानी ने अपने पति से यह पूछा कि क्या पूर्व में शेर जैसा बलशाली रिचार्ड सेकंड अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से अपमानित किए जाने के लिए तैयार हो गया है, परंतु रिचार्ड में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जबकि उसकी पत्नी ने उसको इस प्रकार से फटकारा। उसने अपनी पत्नी से यह विचार करने को कहा कि वह तो अपनी मृत्यु शैया पर लेटने के निकट है तथा वह उसको अंतिम विदाई दे रही है। उसको तुरंत वहां से फ्रांस चले जाना चाहिए तथा वहां जाकर चर्च की सेविकाओं को अपने पति की दुखद कहानी सुनानी चाहिए। तभी नॉर्थम्बरलैंड बोलिंग्ब्रोक के नए निर्देशों के साथ वहां आ पहुंचा, जिसके अनुसार कि रिचार्ड को लंदन नगर स्थित टावर ने न ले जाकर पॉम्फ्रेट कास्टल स्थित कारागार के लिए ले जाया जाएगा। इसमें आगे उसने यह भी कहा कि महारानी को फ्रांस तुरंत भेजने का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। उसकी बातों को सुनकर रिचार्ड बहुत अधिक नाराज तथा निराश हुआ तथा उसने नॉर्थम्बरलैंड को यह चेतावनी दी कि वह तथा बोलिंग्ब्रोक दोनों निकट भविष्य में वास्तविक रूप से अपने पतन का सामना करेंगे। वे दोनों तथा उन दोनों की तरह अन्य गद्दार भी अपनी अपनी मृत्यु का सामना करेंगे, क्योंकि वे सब उस प्रकार से मरने के अधिकारी हैं। नॉर्थम्बरलैंड इस प्रकार के किसी भी भय से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वह तो सम्राट बोलिंग्ब्रोक के आदेशों का पालन करने हेतु वहां पर आया था। तभी महारानी ने नॉर्थम्बरलैंड से यह पूछा कि क्या उसके पति रिचार्ड को उसके साथ फ्रांस जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उसने उत्तर में यह कहा कि बोलिंग्ब्रोक उसके ही हित में इस प्रकार की आज्ञा प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार से रिचार्ड तथा उसकी पत्नी एक दूसरे से अलग होने से पूर्व अपना अंतिम चुंबन लेने के बाद एक दूसरे से सदैव के लिए अलग हो गए। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। पंचम अंक का द्वितीय अंक ड्यूक ऑफ यॉर्क के महल में दर्शाया गया था तथा वह उस समय अपनी पत्नी के साथ पूर्व की घटनाओं के ऊपर विचार विमर्श कर रहा था। उसने लंदन नगर में बोलिंग्ब्रोक का एक शानदार घोड़े पर बैठकर प्रवेश का वर्णन किया तथा दर्शक प्रशंसा के साथ उसका अभिवादन कर रहे थे। इसके विपरीत रिचार्ड को उस समूह के पीछे पीछे सुरक्षा गार्ड परिवर्तित कारागार में बंद करने हेतु ले जा रहे थे तथा जनसाधारण उसके सिर के ऊपर धूल फेंक रहे थे। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सत्ताविहीन सम्राट रिचार्ड दीन दशा में दिखाई पड़ रहा था। तभी आमरिल का वहां पर आगमन हुआ तथा महारानी ने अपने पुत्र का वहां के ड्यूक के रूप में अभिवादन किया, परंतु उसके पति ने यह कहा कि वह उस पद को खो चुका है, क्योंकि उसको अर्ल ऑफ रटलैंड के निम्नतम स्तर पर नियुक्त कर दिया गया है।
क्योंकि इससे पूर्व उसकी रिचार्ड के साथ मैत्री थी। तभी वरिष्ठ ड्यूक ने अपने पुत्र आमरेल को की जेब में एक पत्र देखा तथा उसने उससे यह कहा कि वह उस पत्र को उसको दिखा दे, परंतु उसका पुत्र उस पत्र को अपने पिता को दिखाने का इच्छुक नहीं था। परंतु उसके पिता ने उस पत्र को उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे पढ़ लिया। उस पत्र को पढ़ने के तुरंत बाद उसने चिल्लाकर कहा, विद्रोह, तथा अपने पुत्र को यह आदेश दिया कि वह अपने जूते तथा अपना घोड़ा उसको दे दे। तभी उसकी पत्नी ने उससे यह पूछा कि क्या वह अपने पुत्र को ही इस प्रकार से धोखा देगा। तभी ड्यूक ने अपनी पत्नी को उस पत्र में लिखे हुए विवरण से अवगत कराया। उस पत्र में यह लिखा था कि 1 दर्जन संयंत्रकारी यह योजना बना रहे थे कि सब एक साथ मिलकर सम्राट हेनरी बोलिंगब्रोक को ऑक्सफोर्ड नामक स्थान पर हत्या कर देंगे, जहां पर उसके सम्राट बनने पर एक उत्सव का आयोजन किया जाना था। उसकी पत्नी ने अपने पति से इस बात का आग्रह किया कि वह अपने पुत्र के जीवन की रक्षा करे, परंतु ड्यूक ऑफ यॉर्क अपनी पत्नी की बात पर ध्यान न देकर अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चला गया। तभी महारानी ने अपने पुत्र से अविलंब अपने घोड़े पर चढ़कर तेज गति से चलकर सम्राट बोलिंगब्रोक के पास जाकर अपने पिता के वहां पहुंचने से पूर्व क्षमा मांग ले। उस महिला ने यह भी कहा कि वह भी स्वयं एक अन्य घोड़े पर चढ़कर तेज गति से चलकर वहां पहुंच जाएगी तथा वहां पहुंचकर वह महिला सम्राट हेनरी बोलिंगब्रोक से अपने पुत्र को जीवनदान प्रदान करने की याचना करेगी ताकि उसके पुत्र की जीवन रक्षा हो सके। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन 3 में आप सबका स्वागत है। पंचम अंक का तृतीय दृश्य विंडसर कासिल में दर्शाया गया था। सम्राट बोलिंगब्रोक ने यह पूछा था कि उसका पुत्र राजकुमार हेनरी कहाँ मिलेगा। उसने यह सुना था कि उसका पुत्र प्रायः निम्न स्तर के मदिरालय में बुरे साथियों के साथ जाया करता था, इसलिए वह बहुत अधिक चिंतित था। जब राजकुमार ने अंदर सुधार के कुछ चिन्ह दिखाए तो पिता को संतोष मिला। ठीक उसी समय आमरेल ने भयभीत स्थिति में वहां पर प्रवेश किया। वह सम्राट से अलग से व्यक्तिगत बातचीत करना चाहता था तथा उसने सम्राट से उस अपराध की क्षमा मांगी जिसका वह दोषी था। सम्राट उस स्थिति में अब उसको क्षमा करने के लिए तैयार था यदि उसने कोई भी अपराध न किया हो। तभी वहां उसका पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क भी आ गया तथा उसने सम्राट को यह चेतावनी दी कि वह उसको क्षमा ना करे क्योंकि वह अपने साथ एक गद्दार को लाया है। उसने सम्राट हेनरी बोलिंगब्रोक को वह पत्र भी दिखाया जिसमें उसके विरुद्ध विद्रोह का उल्लेख था। सम्राट ने उस नवयुवक के विद्रोह के संयंत्र में भाग लेने के कार्य की भर्त्सना की और उसके पिता की वफादारी की प्रशंसा की। उसके पिता ने सम्राट से आगे यह भी कहा कि उसके पुत्र ने उसके सम्मान को अपमानित किया है, इसलिए उसकी हत्या कर देनी चाहिए। शीघ्र ही उस नवयुवक की मां डचेस ऑफ यॉर्क भी वहां पर आ गई तथा उसने अपने घुटनों पर नीचे झुककर अपने पुत्र के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। बोलिंगब्रोक उस स्थिति में बहुत अधिक भ्रमित हो गया, फिर भी उसने उस महिला के पुत्र को क्षमा करने का विश्वास दिलाया तथा उससे यह भी कहा कि उसको भविष्य में रहना चाहिए। उसके साथ साथ सम्राट हेनरी बोलिंगब्रोक ने यह आदेश भी दिया कि अन्य युवा संयंत्रकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। सम्राट के विंडसर स्थित महल के दूसरे कक्ष में दर्शाया गया था तथा वहां पर अर्ल ऑफ एक्सटन सम्राट का एक अन्य चापलूस भी उपस्थित था। उस चापलूस ने अपने नौकर से कहा कि सम्राट बोलिंगब्रोक अपने जीवन भय यानी रिचार्ड से मुक्त पाना चाहता है। उसको यह भी ज्ञात होता है कि सम्राट बोलिंगब्रोक ने रिचार्ड की हत्या कराए जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। यद्यपि बोलिंगब्रोक ने निर्दोष होने का बहाना किया, फिर भी उसने रिचार्ड की हत्या की गंदी कार्यवाही किए जाने के लिए भड़काया। यह सत्य है कि वह सम्राट रिचार्ड को सिंहासन से हटाने के लिए उग्र था, परंतु उसने अपने इरादे को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया। वह सम्राट का पद प्राप्त करने हेतु बहुत उत्सुक था, तभी उसने रिचार्ड की हत्या परोक्ष रूप से कराई। धन्यवाद।
एक्ट 5 सीन 5 में आप सबका स्वागत है। इस दृश्य का संबंध रिचार्ड की हत्या से है। रिचार्ड भी प्रॉम्फ्रेट कास्टल स्थित कारागार की कोठरी में हत्या किए जाने के द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा था। वह अपने पूर्व में किए गए कार्यों के ऊपर चिंतन कर रहा था तथा उसकी यह भी कल्पना थी कि उस जैसे व्यक्ति के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। तभी उसने अनेकों अन्य अपराधियों के बारे में भी सोचा जो उस कारागार में रह रहे थे। संक्षेप में वह अपने वर्तमान जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। तभी रिचार्ड ने अपने एकाकी जीवन में कुछ दूरी से आती हुई संगीत की मधुर ध्वनि को सुना। तभी उसने उस बात का अनुभव किया कि यदि वह पूर्व में ऐसी मधुरता के लिए अपने कानों को खुला हुआ रखता तो उसके जीवन की कहानी भिन्न होती। उसने कारागार की कोठरी में अपने एकाकी तथा दुखी जीवन की तुलना में बोलिंब्रोक के सुखी जीवन के बारे में ही कल्पना की। रिचार्ड के विचारों में उस समय विघ्न पड़ गया जब वहां पर उसके एक पुराने घोड़ों के रखवाले ने प्रवेश किया। उसने रिचार्ड को यह बताया कि वह वहां तक उससे भेंट करने बड़ी कठिनाई से आया है। उसने इससे आगे यह भी कहा कि बोलिंब्रोक के मुकुट धारण तथा सम्राट बनने का उत्सव बहुत अधिक भव्यता के साथ में मनाया गया था। उस समय वह अपने घोड़े पर चढ़कर गर्व के साथ सर्वप्रथम पंक्ति में निकल रहा था। उसके शब्दों को सुनकर रिचार्ड ने यह कहा कि उसका घोड़ा भूमि पर क्यों नहीं गिरा तथा उस घोड़े ने घमंडी सवार यानी हेनरी बोलिंब्रोक की गर्दन क्यों नहीं तोड़ी, क्योंकि उसने सम्राट का पद शक्तिपूर्वक प्राप्त किया था। शीघ्र ही उसने यह अनुभव किया कि वह उस घोड़े को दोष नहीं दे सकता जो उसी प्रकार से उसका भार सहन कर रहा था जैसे वह भी अपने जीवन के भारी भार को सहन कर रहा है। तभी कारागार अधीक्षक पूर्व सम्राट यानी रिचार्ड के लिए भोजन लेकर आया तथा उसने सहीस को उस कोठरी में तुरंत बाहर चले जाने को कहा। रिचार्ड ने प्रेमपूर्वक उसको अपनी कोठरी से विदा किया। तभी रिचार्ड ने रक्षक को गंभीर चोट मारी तथा उसने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। इसलिए कारागार का जमादार अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां आ गया। उन्होंने रिचार्ड के ऊपर आक्रमण किया, परंतु उसने एक कुल्हाड़ी से उन दोनों सैनिकों की हत्या कर दी तथा तभी उनके जमादार ने रिचार्ड की हत्या कर दी। ज्यों ही रिचार्ड की मृत्यु हुई, उसने उस जमादार को उसके दुष्कर्म के लिए उसको श्राप दिया क्योंकि उसने वैधानिक सम्राट की हत्या की थी। तभी उसने अपने मरणशील पाप के लिए गहरा पश्चाताप किया कि वह नरक में पहुंचकर अपने पाप के लिए कष्ट भोगेगा। कारागार का जमादार रिचार्ड के शव को लेकर वहां से चला गया तथा यह आदेश देता गया कि दोनों नौकरों के शवों को भी रिचार्ड के शव के निकट ही दफना दिया जाए। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। पंचम अंक का छठा दृश्य विंडसर कासिल में दर्शाया गया था। इसका आरंभ ऑक्सफोर्ड संयंत्र के समस्त विद्रोहियों की मृत्यु से आरंभ हुआ था। एक्ट 4 के सीन फर्स्ट के अंत में द अबॉट ऑफ वेस्टमिंस्टर ने संयंत्र किया था तथा उससे पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। बातूनी बिशप ऑफ कार्लिस्ली अभी तक जीवित था क्योंकि सम्राट हेनरी बोलिंब्रोक ने अपनी महानता के अनुरूप उसको जीवन दान दे दिया था, परंतु उसको सार्वजनिक जीवन से अवकाश प्रदान करने के लिए विवश कर दिया था। तभी कारागार के जमादार ने रिचार्ड के अर्थी के साथ प्रवेश किया, परंतु सम्राट ने उसका धन्यवाद करने के बजाय उसकी भर्त्सना की तथा यह भी कहा, यद्यपि मैं उसको मृत देखना चाहता था, फिर भी मैं हत्यारे से घृणा करता हूँ, उसका मृत होना पसंद करता हूँ। सम्राट हेनरी बोलिंब्रोक ने कारागार के जमादार से यह कहा कि वह उससे किसी प्रकार के पुरस्कार की प्राप्त करने की आशा न करे तथा वह अविलंब उसके दरबार को छोड़कर वहां से चला जाए। उसने अपने घोर पश्चाताप का भी अनुभव किया क्योंकि उसको सम्राट का पद रिचार्ड की मृत्यु के कारण ही प्राप्त हुआ है। इससे आगे उसने यह कहा, मुझको आगे सम्राट के रूप में विकसित होने के लिए अपने शरीर पर रक्त की बूंदों का पड़ा हुआ सहन करना पड़ेगा। उसने इससे आगे यह भी कहा कि वह रिचार्ड की मृत्यु के कारण भरपूर शोक मनाएगा। उसने यह भी कहा कि वह अपने पापों के निराकरण हेतु फिलिस्तीन नगर की धार्मिक यात्रा भी करेगा। यहीं पर ये नाटक समाप्त होता है।
धन्यवाद।